क्लास 6 आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लिविंग सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या जो है वो स्टडी करेंगे और किन किन टॉपिक को जो है वो रीड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि हम किन को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं और किन थिंग्स को जो है वो नॉन लिविंग जो है वो थिंग्स कहलाती हैं। फिर इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फिर रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फिर उसके साथ हम टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, फिर ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, देन ह्यूमन सिस्टम्स ही हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चैप्टर को जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरे थोड़ा सा ये बताऊं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब लिविंग थिंग क्या होते हैं? लिविंग थिंग इज़ वन दैट हैज़ लाइफ इन इट, यानी कि जिसमें ज़िंदगी है वो क्या कहलाएगा? आप लिविंग थिंग कहलाता है। अच्छा, अब लिविंग थिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको नॉन लिविंग से जो है वो डिफ्रेंशिएट करती हैं? लिविंग थिंग जो है वो ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, यानी कि टच कर, आप ये देखें, अब डेस्क है वो सॉलिड है, वो नॉन लिविंग थिंग है। आप अगर उसको गर्म चीज़ उसको टच होगी वो अपने आप को पीछे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ गर्म आप टच करते हैं अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसी तरह एनिमल भी, यानी जितने लिविंग थिंग, अब लिविंग थिंग में आपके प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है वो लिविंग थिंग की कहलाती हैं। और नॉन लिविंग थिंग में सारे आपके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताई हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें मूवमेंट भी आ जाती है, ग्रो है, आपकी हेयरिंग है, स्मेलिंग है, और 5 सेंसेस जो होते हैं उन्हीं की जो है वो जिस तरीके से हम पूरे इर्द गिर्द के माहौल को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है लिविंग थिंग की कहलाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि रिस्पॉन्स देना या रिस्पॉन्ड करना, कि जब आपने कभी देखा होगा कि बहुत तेज़ साउंड आपको सुनाई देती है तो आप अपने कान खुद ब खुद बंद कर लेते हैं, यानी कि ये आपके 5 सेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने, जैसे आप उर्दू में ये भी देखा होगा आपने 5 हिस्स जो है वो 5 हिस्स कहलाती हैं इस तरह से। तो ये 5 सेंसेस आपके कहलाते हैं, यानी कि आप जो एयर है आपका, ये सेंस ऑर्गन है, ये हेयरिंग को जो है वो सेंसेशन करता है। फिर आपकी जो आइज़ हैं वो साइट को, आपकी नोज़ स्मेल को, आपकी टंग टेस्ट को, और आपकी स्किन जो है वो टच को जो है वो सेंसेशन करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्स करने में जो है वो या रिस्पॉन्ड करने में जो है वो हेल्प करती हैं। इसी तरीके से बहुत तेज़ रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ती है तो आप खुद ब खुद अपनी आइज़ जो है वो बंद कर दें। ये आपने जो फील किया वो आपकी सेंसिटिविटी है, लेकिन आपने जो उसका रिस्पॉन्ड किया तो ये आपका रिस्पॉन्स कहलाएगा और आपने जो है उसको रिस्पॉन्स दिया, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग की कहलाएगी। अच्छा, ये तो चीज़ थी। अब इसके अलावा एक चीज़ और है जो लिविंग थिंग में होती है, रिप्रोड्यूस करना, यानी कि अपने ही जैसी कॉपीज जो है रिप्रोड्यूस करना, कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस दैट इज दे मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ बाय प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ही जैसे ऑन काइंड जो है वो रिप्रोड्यूस करना। अब इसे फॉर एग्जांपल आप आम का सीड जो है ग्रो जो है बोएंगे तो वो आम का दरख्त ही जो है ग्रो करेगा। इसी तरीके से कैट है वो किटन ही प्रोड्यूस करेगी, यानी कि अपने ही जैसे जो है वो रिप्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। अच्छा, अब यही पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको रीड आउट करती हूँ स्लोली। आप भी अपने घर में जो है इस तरह से स्लोली इसको ठीक है पढ़िएगा। All living things have ways of taking in the substance that they need to grow and survive. They respond to sound, light or touch. They receive information about the world around them in different ways, such as by hearing, smelling, sensing. All living things reproduce, that is, they make copies of themselves by process called reproduction. अच्छा, क्लास 6 अब हम इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल। अब पहले पैराग्राफ रीड आउट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो रीड आउट जिस वक्त मैं कर रही हूँ तो आपके जो है वो खुद ब खुद क्लियर भी होता जाएगा। इसमें हम सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसमें प्लांट्स भी आ गए, आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं। अब ये सब किससे मिलके बने हुए? सेल से मिलके बने हुए। जिस तरह से एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है, ब्लॉक या ईंटों से मिलके बनती है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बनी हुई है? वो सेल से मिलके बनी हुई है। अब सेल क्या है? सेल खुद भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग एक सेल से मिलके बना है तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगा।
और अगर वो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई, जैसे आप इसकी मिसाल आप खुद भी अपने आप ह्यूमन बींग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और हायर एनिमल्स भी आ जाते हैं, ये कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। यानी कि बहुत सारे सेल से, जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, वो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। अच्छा, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा, यानी जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होगा, वो खुद पूरी जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा होगा, रिप्रोड्यूस भी कर रहा होगा, अपना फीड भी लेगा। मतलब वो पूरी, जिस तरह हम पूरी एक ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, हम सांस भी ले रहे होते हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, सारे सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं। तो वो एक छोटा सा टाइनी जो होता है यूनिसेलुलर, वो पूरा जो है वो सारा अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हुए सारी काम जो है अंजाम देता है। ठीक, अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ जो टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया है। All plants, animals and other living things are made up of cells. Cells are living things that feed, reproduce and respond or react to their surroundings. Some living things are made up of just one cell, unicellular, but in the human body there are millions of cells. Multicellular cells are the building blocks of all living things. यानी कि सेल जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या ऑर्गेनिज्म है, उनका जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि सेल जो है पूरी ऑर्गेनिज्म को खड़े करने में जो है वो, या इसको इस सांस कह लीजिए, पूरी ऑर्गेनिज्म खड़ी ही सेल से होती है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये उसकी पिक है। अब यहाँ से आपका थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी कि जो भी सेल होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। अब डायग्राम देखिए, यहाँ एनिमल सेल की, वैसे एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है। इसमें देखिए एनिमल सेल की डायग्राम आपको बताई गई है कि सबसे जो सराउंडिंग, यानी सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर एक जेली लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर होता है जो क्या कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, वैक्यूल होते हैं, बड़ा वैक्यूल भी होते हैं एनिमल सेल में और छोटे वैक्यूल भी होते हैं, और ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का बहुत अहम इसमें जो है वो किरदार होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, जब रीड आउट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिन पे जीन होती हैं जो डीएनए से बनी हुई होती है, जिन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करने में जो है वो हेल्प करती हैं। लेकिन किसी भी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर वो यही होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस। अच्छा, अब स्टूडेंट देखिए, ये प्लांट सेल की डायग्राम है। अब इसमें क्या चीज़ डिफरेंट आपको नज़र, खुद भी आप डायग्राम देख रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। हमने अभी जब एनिमल सेल में पढ़ा था उसमें फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर जो थी वो सेल मेम्ब्रेन थी, लेकिन इसमें सबसे सेल मेम्ब्रेन से भी पहले जो लेयर होती है वो कहलाती है सेल वॉल। यही सबसे पहला डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल। पहले इसमें सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद इस न्यूक्लियस तो इसमें भी है, लेकिन इसका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। क्यों इसका वैक्यूल बड़ा होता है? क्योंकि आपको पता है प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए फूड स्टोर होता है इसका, इसी वजह से वैक्यूल में जो है वो फूड स्टोर होता है, इसलिए प्लांट सेल का जो है वैक्यूल बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म वैसे ही जैसे एनिमल सेल में था, और ये सारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ग्रीन मैटर, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो ग्रीन नज़र आते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल को जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सेल स्ट्रक्चर आपका थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। नियरली ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि दोनों सेल में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर है। सिर्फ आपका क्या चीज़ डिफरेंट है कि प्लांट सेल में सेल वॉल थी और इसमें जो है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी। फिर इसका वैक्यूल प्लांट सेल का थोड़ा बड़ा था और एनिमल सेल का छोटा था। और सबसे मेन डिफरेंस जो प्लांट सेल में था वो था क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक, दोनों सेल्स में न्यूक्लियस ही मौजूद था कि ऑल सेल हैव अ राउंड और ऑल न्यूक्लियस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो राउंड ही होगा, ऑल शेप में भी जो है न्यूक्लियस हो सकता है। सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम सेल की डायग्राम में आपको दिखा रही थी कि उसमें जो सब्सटेंस होता है जेली लाइक सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। बोथ ऑफ विच आर इनक्लोज विदिन अ वेरी थिन स्किन नॉन एज अ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ऑल सब्सटेंस गोइंग इनटू एंड कमिंग आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी चीज़ एंटर होगी और बाहर जाएगी वो सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे पहली लेयर ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी चीज़ सेल के अंदर जाएगी या सेल से बाहर जाएगी वो उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से जो है वो गुजरना पड़ेगा। क्लास 6 फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है अभी सेल स्ट्रक्चर के,
कि हमने ही पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, फिर दरम्यान में न्यूक्लियस होता है, ये वैक्यूल है। इसी तरीके से बाकी हम जब सेकंड पैराग्राफ अभी स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम साथ साथ आपको इन जो है वो पार्ट्स के बारे में बताती जाऊंगी। The cytoplasm contains a large number of important substances such as oil droplets, starch grains, water salts, and excretory matter. The cytoplasm also contains tiny living structure called the organelles, which perform important functions such as respiration, excretions, etc. for the cell. Mitochondria are round or elongated organelles which help in the process of respiration. अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, बीन शेप्ड होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के। इनको हम पावर हाउस ऑफ भी कहते हैं सेल के, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए, कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भी ज़रूरत होती है, और इसी से जो है वो एनर्जी स्टोर भी होती है, इसलिए इनको जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज मेक स्पेशल सीक्रेशन। अब गोल्जी बॉडीज आप ये देखिए, यहाँ डायग्राम में देखिएगा, ये फोल्डेड जो है वो लेयर्स होती हैं जो गोल्जी बॉडीज कहलाती हैं, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट थे गोल्जी, उन्होंने ही इसको जो है डिस्कवर किया था, उनके नाम पर ही इसका जो है नाम रखा गया था। इसमें से जो है स्पेशल हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट जो है वो होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल ट्रैप द सनलाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल में मैंने आपको जब आप समझाए थी सेल के हवाले से, तो मैंने आप बताया था कि जो प्लांट सेल आपका होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो अब इसका जो थर्ड पैराग्राफ है वैक्यूल। अ वैक्यूल इज अ स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये देखिए आप इसमें छोटे छोटे वैक्यूल नजर आ रहे होंगे, ये फूड वैक्यूल भी कहलाती है, जिसमें फूड स्टोर जो है वो होते हैं। प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें फूड जो है वो स्टोर होता है, क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स रॉड शेप ऑब्जेक्ट कॉल्ड द क्रोमोसोम। ये देखिए न्यूक्लियस राउंड शेप में आपका न्यूक्लियस में सेल में मौजूद है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बीट्स होते हैं जो आपके जीन कहलाते हैं। इसी तरीके से रहते हैं, ये तो माइक्रोस्कोप से देखने से नजर आते हैं, इस तरह से क्रोमोसोम से ये जो है वो, और ये डीएनए के बने हुए होते हैं। डीएनए तो एब्रीविएशन है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन रॉड शेप ऑब्जेक्ट कॉल्ड द क्रोमोसोम मेड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड द डीएनए। द न्यूक्लियस कंट्रोल द होल वर्किंग ऑफ द सेल। द क्रोमोसोम टेक अ पार्ट इन सेल डिवीजन। They contain all the information necessary for the development of all the feature an organism inherit from its parents. अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जो आपके ये क्रोमोसोम्स हैं, इन पे जीन्स होते हैं। अब जीन का काम क्या है, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। अब ये पूरा एक प्रोसेस है जब भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन है, आपके बालों का जैसे स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, ये हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जो हमारी फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही जो है वो जो है बच्चों में आती हैं। तो ये असल में जीन के जरिए जो है, क्रोमोसोम्स के जरिए जो ट्रांसफ़र होती हैं। और ये कब ट्रांसफ़र होती है, जब सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन मतलब अभी जो सेल है ये अपने, जब सेल डिवाइड होता है ये दो हिस्सों में जो है डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर इसका साइटोप्लाज्म, देन पूरा सेल जो है आपका डिवाइड होता है। तो ये कहलाती है सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन के जरिए ही जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। और इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो न्यू जनरेशन में आती हैं। यहाँ से आपका जो सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सेल स्ट्रक्चर में आपने पूरा पढ़ा है, मैं एक दफ़ा फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर आपकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। दरमियान में इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो ये सारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म कहलाता है। फोल्डेड लेयर्स होती हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। वैक्यूल है, ये सारा पूरा एक स्ट्रक्चर है जो तमाम जो है सेल का तकरीबन सेम होता है। सिर्फ एक प्लांट सेल है जो उसमें जो है वो डिफरेंट होता है। जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी कि उसमें जो है वो सेल वॉल होती है आपके सेल मेम्ब्रेन से पहले। लेकिन जो जितने भी सेल हैं तकरीबन हाँ साइज शेप वगैरह चेंज हो सकती हैं, लेकिन तकरीबन जो ये इसके पार्ट्स हैं, क्रोमोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल वगैरह, ये सारे तकरीबन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपका सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक जो है वो
कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट हम एनिमल सेल स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल सेल की डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, इससे भी वीडियो से भी देखिएगा। एनिमल सेल में देखिए स्ट्रक्चर वही जब मैंने आपको समझाया तकरीबन सारा, कि सबसे जो आउटर मोस्ट आपकी लेयर है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। वैक्यूल मौजूद है, छोटे वैक्यूल भी हैं और बड़े वैक्यूल, यानी कि इसमें न्यूमरस वैक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल सेल में। न्यूक्लियस है साइड में, और न्यूक्लियस में वही उसका जो है वो पूरे सेल को ये कंट्रोल करता है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर जेली लाइक सब्सटेंस, येलो कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या कहलाता है, आपका साइटोप्लाज्म जो है वो कहलाता है। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब जो मैंने क्लास 6 आपको डायग्राम से एनिमल सेल समझाया है अभी, वो मैं आपको बुक से रीड आउट कर रही हूँ, पेज नंबर 8। एनिमल सेल, a cell wall is absent in the animal cell. Cytoplasm is present between the nucleus and the cell membrane. यानी कि सबसे पहले आप जो एनिमल सेल में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट आपकी लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। यही सबसे मेन डिफरेंस है किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस इज यूजुअली इन द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ जो है वो जो आप बुक में देखिएगा डायग्राम, तो सेंटर की तरफ भी होता है, थोड़ा सा साइड में भी जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ से आपका एनिमल सेल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं प्लांट सेल आपका रीड आउट कर रही हूँ यहाँ से, और फिर मैं आपको जो है डायग्राम समझाऊंगी। पहले यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ। प्लांट सेल पेज नंबर 9 ओपन कीजिएगा क्लास। अ हार्ड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज सराउंडेड द सेल। सबसे पहले जो है प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल होगी, उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। A large vacuole containing cell sap, अब सेल सैप क्या है असल में, ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट और शुगर, यानी कि जो प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो इसमें जाके जो है वो स्टोर होता है। इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल। अच्छा, इसमें वैक्यूल जो है मिडल में होता है, और सेंटर में आपके जो है वो सेंटर में आप जो है वैक्यूल होता है, और साइड में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। अब एक पिगमेंट होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट के, उनके अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इसकी वजह से ही, यानी कि इसकी मदद से ही जो है वो सनलाइट को ये कैप्चर करते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी की वजह से जो है ये प्लांट अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफिल की वजह से। अब मैं डायग्राम से आपको समझा रही हूँ, डायग्राम देखिएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम प्लांट सेल की। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर में क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद जो है सेकंड लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन है। ये छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं जिसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, और इसके अंदर जो है क्लोरोफिल जो है मौजूद होता है। इससे एक बड़ा वैक्यूल सेंटर में मौजूद है, न्यूक्लियस जो है वो साइड में है, और साइटोप्लाज्म उसी तरीके से मौजूद है जिस तरह से सेल में मौजूद होता है। यही इसमें डिफरेंस है कि इसमें सेल वॉल पहले होगी, सेकंड सेल मेम्ब्रेन, बड़ा वैक्यूल जो है वो जो साइज में होगा जिसमें सेल सैप होता है, और क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और साइटोप्लाज्म एज इट इज जो है वो मौजूद होता है। ये इसका प्लांट सेल का जो है वो स्ट्रक्चर है। अच्छा क्लास, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रूट सिस्टम इन प्लांट। अब इसमें रूट का फंक्शन तो आपको पता है, रूट का फंक्शन क्या होता है कि वो पूरे प्लांट को जो है वो जो है फिक्स रखती हैं सॉइल में। अब यहाँ हम 2 टाइप्स आपकी पढ़ रहे हैं, एक टैप रूट और फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है वो बिल्कुल सेम साइज होती है, छोटी छोटी सी होती है, साथ ही साथ ग्रास में मौजूद होती हैं। और दूसरी टाइप है आपकी टैप रूट। टैप रूट एक मेन पूरी रूट होती है, जो उससे फिर ब्रांचेस जो है वो निकल रही होती हैं। इसमें रूट हेयर होते हैं, जो रूट हेयर का काम क्या होता है, ये प्लांट जो सॉइल से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, इस पर जो है रूट कैप होता है, और यही यहाँ पर रूट टिप भी कहलाती है, जहाँ से रूट जो है वो इंक्रीज होती है। टैप रूट और फाइब्रस रूट, ये 2 टाइप्स हैं रूट्स की। क्लास 6 पेज नंबर 9 ओपन कीजिएगा। अब जो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया है, रूट की जो टाइप समझाई है, मैं अब यहाँ से आपको जो है रीड आउट कर रही हूँ। रूट्स होल्ड अ प्लांट firmly in the soil. Some kinds of plants have one large main root called the taproot, जिसे मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि पूरी एक मेन रूट होती है जिससे जो है वो ब्रांचेस जो है वो अराइज होती हैं, with several small roots branching off from it. Carrot, radish and turnip all have taproots. Other kinds of plants such as the wheat and grass have many main roots about the same size. These are called the fibrous roots. From the fibrous root, many small roots branch off. A thick root cap at the end protects the sensitive growing point of the root tip. ठीक है, यहाँ से अभी रूट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे यहाँ से अब आपका
शूट सिस्टम इन प्लांट। शूट सिस्टम इन प्लांट यानी कि जो ब्रांच सिस्टम होता है प्लांट के, आपको पता है अगर हम प्लांट को डिवाइड करें तो आपके दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, लीफ और आपका स्टेम आता है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका फ्लावर आता है। अब रूट का तो मैंने आपको बता दिया कि रूट का काम, फंक्शन क्या है, रूट कितने टाइप की होती है। अब सेकंड में आपको शूट सिस्टम बता रही हूँ कि इसमें जो है देखें साइज़ आप खुद भी देखते होंगे कि एक कोई आपको बड़ा दरख्त नज़र आता होगा, कोई छोटे प्लांट्स नज़र आते हैं, कुछ क्लाइंबिंग आपको जो प्लांट नज़र आते हैं, यानी कि जो आप जिन्हें आप बेले कहते हैं, कुछ छोटी छोटी से रोज़ प्लांट है, गुलाब के फूल का जो प्लांट होता है वो छोटा सा प्लांट होता है। फिर एक बड़ा सा जो दरख्त जैसे आम का दरख्त होता है या आप नीम का दरख्त कह लें, या बहुत सारे दरख्त आप यूजुअली देखते भी होंगे। साइंस में जैसा खुद भी कोशिश किया करेंगे, ऑब्जर्वेशन खुद भी किया करें क्योंकि साइंस जितनी ऑब्जर्वेशन से आपके जहन में रहेगी उतने आप जो है वो उसको समझ सकेंगे। तो ये सिस्टम आप क्या कहलाता है, आपका शूट सिस्टम, जिसमें प्लांट ज़्यादा रूट से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो वाटर जो है वो लीफ तक पहुंच रहा है सारा, तो ये सारा सिस्टम जो है आपका कहलाता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो थोड़ा सा स्टेम को डिस्क्राइब करेंगे हम कि स्टेम पे क्या क्या चीज़ें जो है वो होती है, जैसे ब्रांचेस भी होती हैं अब और लीफ होती है। फिर लीफ कहाँ से अराइज हो रही है, लीफ एक जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है वहाँ से जो है वो लीफ स्टेम से जो है निकलती है, और एक लीफ से दूसरे लीफ या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक का जो डिस्टेंस है वो इंटरनोड कहलाता है। अच्छा, अब एक इसके अलावा जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, अटैच होती है स्टेम पर, वो नोड भी कहलाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ, ये भी आपका टॉपिक पेज नंबर 9 पर ही है। ओपन द पेज नंबर 9। शूट सिस्टम इन प्लांट, द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस अलोंग विद द लीफ सिस्टम मेक अप द शूट सिस्टम। इफ द स्टेम रिमेन शॉर्ट विथ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड अ शर्ब, यानी कि वो जो मैंने आपको रोज प्लांट की मिसाल दी थी कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, शर्ब कहलाते हैं। टॉल प्लांट विथ थिक स्टेम्स ट्रंक्स आर कॉल्ड द ट्रीज, यानी जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ट्रीज कहलाते हैं। थर्ड पैराग्राफ, लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द नोड, स्टेम ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द बड, जो मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी बड कहलाता है। बड्स में गिव राइज टू ब्रांच of the stem or they may be specialized to produce flowers. Last paragraph है शूट सिस्टम का, the stem connects the roots to leaf, it helps to transport raw material for photosynthesis and अच्छा raw material यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, वही raw material जो चार चीज़ें ज़रूरी होती हैं photosynthesis के लिए, 4 things। रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, लीव्स जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं लीफ पर, तो वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर होती है, सनलाइट कैप्चर करते हैं, क्लोरोफिल की जो पिगमेंट है, तो ये सारे रॉ मटेरियल कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस प्रोसेस के जरिए फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब जब प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, फूड प्रिपेयर हो जाता है, तैयार होने के बाद उसको जो है वो पूरे प्लांट में पहुंचाना भी किसका काम होता है, स्टेम का काम होता है। यहाँ से आपका शूट सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब शूट सिस्टम की मैं डायग्राम भी आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए जो मैंने आपको पूरा भी शूट सिस्टम समझाया है स्टूडेंट्स, तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, आपकी बुक में भी मौजूद है। ये देखिए रूट्स हैं, रूट्स पानी जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर पूरे प्लांट में जो स्टेम के जरिए जाता है, फिर ये लीव्स हैं सारी। अच्छा, ये ब्रांच जो मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सिलरी बर्ड कहलाता है, ये नोड कहलाते हैं, जहाँ से एक ब्रांच या फिर एक लीफ जो है वो अराइज होती है। तो और ये जो डिस्टेंस है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के दरमियान, ये स्पेस कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। अब जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो वो ज़्यादा इसमें टिश्यूज़ होते हैं, वो पूरा जो है वो वाटर को जो है वो पूरे प्लांट में पहुँचाते हैं। फिर जब लीफ में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो फूड पेपर हो जाता है, तो फ्लोएम में एक टिश्यू होता है, वो पूरे प्लांट में जो है प्रिपेयर फूड जो है वो पहुँचाते हैं। ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, आपका शूट सिस्टम कहलाता है। ओपन द पेज नंबर 10। स्टूडेंट मैंने अभी आपको डायग्राम के जरिए समझाए थे मसल्स टिश्यूज़ एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ, पेज नंबर 10 ओपन कीजिएगा। टिश्यूज़ यानी फर्स्ट आपका जो है वो टॉपिक है टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यूज़ ये आपके प्लांट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। मसल टिश्यूज़ इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन एनिमल। सेकेंड टॉपिक है आपका ऑर्गन्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो मिलते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, वो आपके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन तो आपको पता है जो आपके कहलाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन आपकी बॉडी में मौजूद है, जैसे हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके एक ऑर्गन जो है वो बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ये पेज नंबर 10 पे मौजूद है आपके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स।
Different types of tissues grouped together form an organ. An organ is specialized to perform a particular function in the body. For example, the heart is an organ which pumps blood to all parts of the body. The leaf of plant is an organ for manufacturing food by photosynthesis. अब जो प्लांट की जो लास्ट लाइन ने बताया कि ज़्यादा उस तरह का ऑर्गन तो नहीं होता, ज़्यादा बात है इनके पास, प्लांट के पास जैसे ह्यूमन बींग्स में है, एनिमल में होते हैं, किडनी है, हार्ट है और स्टमक वगैरह है, इनके पास ये जो पार्ट्स हैं इनके लीफ, स्टेम और यही इनके जो है वो ऑर्गन कहलाते हैं। तो इनका जो लीफ है वो ज़्यादा पूरे सेल्स मिलके, जो टिश्यूज़ मिलके जो है वो लीफ बनाओ। लीफ में क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में इन्होंने हार्ट की मिसाल दी है आपको ऑर्गन की, कि पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना किसका काम है? हार्ट का काम है। तो ये ऑर्गन कहलाता है। अच्छा, अब डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके डिफरेंट जो है वो मौजूद होते हैं पार्ट्स। इसमें आपके जो पार्ट्स कह लें या ऑर्गन कह लें कि इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है, फूड पाइप होता है, फिर रेक्टम है, ये स्टमक है, ये सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये कहलाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पेज नंबर 10 पे, द bodies of living organisms are made up of variety of systems. All these systems perform important functions without which their body would not be able to survive. Systems are made up of many organs which work together. ये सारे ऑर्गन जब मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, एक काम से डाइजेस्ट सिस्टम है, आप खाना खाते हैं फिर उसमें डाइजेस्ट होता है, उसके बाद आपकी बॉडी का हिस्सा बनता है, ये पूरा एक काम है। तो इसी तरह से तकरीबन 7 सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। और ये तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी पूरी, और उसके वजह से जो पूरी बॉडी आपकी जो है वो चल रही होती है। कोई भी एक सिस्टम अगर अपना काम करना छोड़ देगा तो आपकी बॉडी सही वर्क नहीं कर सकती। यहाँ से ये आपका जो है एक टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें प्लांट के हवाले से, कि प्लांट में जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट कह लें आप इसको, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट यानी किस तरीके से जो है प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे प्लांट में जो है वो वाटर पहुंचता है, फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है फूड प्रिपेयर होता है। जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो पूरे प्लांट को उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिर ट्रांसपायरेशन जब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो लीफ में स्टोमेटा होता है। मैंने आपको बताया भी था कि लीफ के जो दोनों सरफेस होती हैं आपकी, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं और अपर सरफेस पे कम होते हैं। तो स्टोमेटा के जरिए जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्केप आउट होता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये पेज नंबर 10 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टिश्यू का। इसमें देखिए एनिमल टिश्यूज़ में मसल टिश्यूज़ आपको डिस्क्राइब किए गए। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिमिलर सेल्स मिलके जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म टिश्यू। तो ये मसल सेल्स हैं जो आपकी बोन के साथ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो मूव करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी आपको जब हम प्लांट का पढ़ा था उसमें 2 नाम मैंने जब भी लिए थे, जाइलम एंड फ्लोएम। ये 2 टिश्यूज़ होते हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं प्लांट में। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट को, और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ये फ्लोएम जो है पूरे प्लांट को जो है वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। पेज नंबर 10 पर ही है ये। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट ये होता है कि जब रूट्स से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर रूट्स जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है रूट हेयर्स की मौजूदगी में और रूट हेयर के जरिए, तो वो पूरे प्लांट तक पहुंचता है। और लीफ तक पहुंचना ज़रूरी है, ज़्यादा लीफ में जब पहुंचेगा तो वो ज़्यादा फूड प्रिपेयर होगा। तो ये जाइलम के जरिए टिश्यू जो कहलाते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, उनके ज़रिए ये लीफ तक पहुँचता है। और फिर जब फूड प्रिपेयर हो जाता है लीफ में प्रॉपरली, तो वो जो है वो पूरे प्लांट तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के जरिए। तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अच्छा, अब इसी में एक सिस्टम और हम यहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? कि ट्रांसपायरेशन जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, तो एक्स्ट्रा वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो वो वाटर जो है वो जो स्टोमेटा के जरिए जो स्केप आउट होता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपायरेशन। अब मैं यहीं से रीड आउट कर रही हूँ पेज नंबर 10 पर ही। इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स मटेरियल आर सर्कुलेट in a system of tubes called the vascular system. The vascular system of plant is composed of specialized tissues called xylem and phloem. Xylem is made up of long dead cells called vessels. Vessels have thick wall. They carry water from the roots through the stem
to the vein in the leaves. Phloem is made of long, thin-walled tube called sieve tube. sieve tube इसको इसलिए कहते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है वो pores होते हैं, इसलिए इसको sieve tube कहा जाता है phloem को. Sieve tubes are made of living cell whose horizontal wall have tiny holes. Food flow from the leaves to other parts of the plant through the sieve tube. यानी इसी ट्यूब्स के जरिए, फ्लोएम के जरिए जो है वो जो लीफ में फूड प्रिपेयर होता है वो सारे पार्ट्स को जो है प्लांट के पहुंचाया जाता है. वाटर एंटर प्लांट थ्रू द रूट्स, क्योंकि रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना. द टाइनी पार्ट्स ऑफ रूट दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर कॉल्ड रूट हेयर. Barely covering an inch or two, root hair grow at the tip of the each root. यानी पूरे रूट पे जो है छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. Each root hair is a hollow tube with thin wall. It grow from a cell on the outside of the root hair. पेज नंबर 11 ओपन कीजिएगा. Root hair grow between the soil particle where water is held. As water enter the root cell, pressure is built. This root pressure helps the push water a short distance up the stem. अब किस तरह आपने देखा हो, जिस तरह से आप खुद भी स्ट्रॉ से वाटर पी रहे होते हैं या जूस पी रहे होते हैं, आप उसको सक करते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से जब वो रूट हेयर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो इसी तरीके से पूरा जो है वो एक स्ट्रीम की कैफे बन जाती है और वाटर जो है पूरे उसमें जो है पार्ट में प्लांट के चला जाता है. यही जो है वो प्रेशर जो है बिल्ड हो जाता है पूरे प्लांट में. अब ट्रांसपायरेशन आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट लूज वाटर वेपर थ्रू एवापोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर. द वाटर पास थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो लीफ पर मौजूद होते हैं, आर फाउंड मेनली ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स. दिस प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन. यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो है जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है एक्स्ट्रा, तो वो लीफ के जरिए, लीफ में मौजूद स्टोमेटा के जरिए जो है वो बाहर जो है वो एवापोरेट जो है वो हो जाता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. और यही जो एक स्ट्रीम बन जाती है या आप इसको प्रेशर के लिए बिल्ड हो जाता है, पूरी जो है ये प्रेशर क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहलाता है. और यही जो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम है वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी यानी कि जो है रूट को हेल्प करते हैं. और यही वाटर स्ट्रीम जो है वो पूरे जो एक एक पार्ट में, एक एक सेल में भी जो है वाटर का पहुंचना ज़रूरी है. क्योंकि अगर प्लांट के किसी भी सेल में वाटर नहीं पहुंचेगा तो वही सेल जो श्रिंक हो जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा. तो इसलिए हर पार्ट में जब फूड प्रिपेयर हो जाता है, फूड का पहुंचना भी ज़रूरी है, वो फ्लोएम के जरिए पहुंचता है. और इसी तरीके से जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट के जरिए, रूट हेयर के जरिए, तो वाटर का भी हर पार्ट में पहुंचना ज़रूरी है. लीफ में तो ज़्यादा ज़रूरी है ही कि वहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन वाटर का हर सेल में पहुँचना भी ज़रूरी है, वरना श्रिंक होकर वो आपका सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा प्लांट का. इस दोबारा रीड आउट यहाँ से कर रही हूँ मैं. इट अपीयर दैट वाटर इज पुल्ड अप बाय द जाइलम ट्यूब एज वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन. दिस ट्रांसपायरेशन पुल is the main way in which water is transported in plants. Transpiration helps the plant to keep cool in summer. अच्छा, अब ट्रांसपायरेशन हेल्प्स द प्लांट टू कीप कूल इन समर. ये इस तरह से है कि जब जिस पार्ट से वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन हो जाता है या एवापोरेट हो जाता है, उस जगह की जो है वो हॉटनेस कम हो जाती है. इस वजह से जो है वो इस तरह प्लांट जो है वो अपने आप को गर्मियों में ठंडा भी रखता है. क्योंकि आप ये नॉर्मली अपने साथ भी आप देखते होंगे कि जहाँ पे जैसे हम पानी गिरता अगर हमारे हाथ पे, तो उस वक्त वो जो है वो पार्ट जो है वो ठंडा होता है. क्योंकि उस वक्त क्योंकि जो है उसकी उस पार्ट की जो है वो हॉटनेस थोड़ी कम हो जाती है और बाकी जो है टेम्परेचर हमारा जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो वाला हिस्सा जो है वो ठंडा जो है महसूस होता है. इसी तरीके से ये ट्रांसपायरेशन के जरिए भी प्लांट अपने आप को जो है वो ठंडा रखते हैं. अभी जो मैंने आपको पूरा ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो पूरा समझाया है पैराग्राफ के जरिए, बुक के जरिए, देखिए डायग्राम में भी पूरा कि किस तरीके से ये रूट हेयर मौजूद है रूट्स पर, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये वाटर पूरा जो है प्लांट में जा रहा है और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लीफ के जरिए जो है वो सारा स्केप आउट हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है. ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है आपको, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो पूरी बन जाती है. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यानी फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की मौजूदगी में. फिर वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होता है, लीफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए एंटर होते हैं, फिर ये लीफ में जो है पूरा फूड प्रिपेयर होता है और यहाँ पे मौजूद फ्लोएम के जरिए जो है पूरे पार्ट में जो ये आपका फूड जो है वो पहुँचता है.
ठीक है, अब मैं ये पूरा टॉपिक आपको बुक से रीड आउट करके बता। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आपका जो है टॉपिक है पेज नंबर 11 पर। मैं अब यहाँ से रीड आउट करूँ जो मैंने अभी आपको डायग्राम के जरिए समझाया था। वैसे तो चीज़ें इसमें आपने देखा होगा चैप्टर में बार बार रिपीट ही हो रही हैं। आप भी इस चीज़ को बार बार जैसे वीडियो में आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप देखते रहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है बार बार रिपीट हो रही है। फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल है, सब कुछ सारा बार बार रिपीट ही हो रहा है वैसे भी। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स make their own food in their leaves by process called photosynthesis. They use sunlight, carbon dioxide absorbed from the air and water absorbed from the soil by their roots to make simple sugar such as a glucose. क्योंकि जो फूड प्रिपेयर होता है असल में उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इज देन यूज्ड बाय द प्लांट और इज चेंज्ड इनटू इनसॉल्युबल सब्सटेंस and stored in different parts such as the stem, the root, the leaves, seeds and fruit to be used later. यानी कि प्लांट अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं और हम भी जो है ज़्यादा किसी प्लांट का स्टेम खाते एज ए फूड यूज़ करते हैं, किसी प्लांट का रूट यूज़ कर रहे होते हैं, किसी की लीव्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारा फूड जो प्रिपेयर होने के बाद इन पार्ट्स में जो है वो स्टोर होता है। अब फोटोसिंथेसिस का क्या बेनिफिट क्या है वो हम इसकी हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये भी पेज नंबर 11 पर ही है। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द continuation of life on earth. नंबर 1 पॉइंट है इसका, फोटोसिंथेसिस मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट लाइफ एंड कंबशन। अब आपको इस पॉइंट से थोड़ा सा ये हो रहा होगा क्योंकि देखिए असल में ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है आपके अब हम यूनिट नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको बहुत इन शॉर्ट जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया गया है। 4 थिंग्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, वाटर है और जो है वो फिल्म जो ऑलरेडी मौजूद होता है। अब जो ये चारों चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो अब जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है तो जितने हम प्लांट लगाएंगे उतना ही ऑक्सीजन लेवल आपका जो है वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर नंबर 2, फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड help they absorb the huge amount of carbon dioxide that is produced by modern industrial societies. अब प्लांट जो है वो डे टाइम में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। तो अगर जितनी भी ज़्यादा अगर हम प्लांट लगाते हैं और हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो उसको ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऐसे फूड इस्तेमाल कर लेंगे और हमें क्या जो है फ्री ऑक्सीजन देंगे। फिर नंबर 3 पॉइंट है, plants manufacture all their body building and energy producing substance from simple raw materials using the energy of sunlight. Animals depend on the plants and plant eating animal for their food and energy supplier. अब आपको पता है एनिमल ज़्यादा जो है प्लांट ऐसे फूड यूज़ करते हैं तो अब जितने ज़्यादा जो है वो और प्लांट अपना जो है वो हर चीज़ प्रोटीन ले लें, वाइटामिन लें, सब ये खुद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जितने प्लांट जो है अपना जो है फूड प्रिपेयर करेगा वो एज ए एनिमल जो है वो एनिमल जो है उनको एज ए फूड यूज़ करेंगे और उनको एनर्जी जो है वो इजीली जो है वो सप्लाई हो सकती है। नंबर 4 पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट भी है, कार्स, एरोप्लेन्स, होम हीटिंग सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ऑल मेक यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट लाइक petroleum gas etc which were made with sunlight energy that was absorbed by plant millions of years ago. क्योंकि ये जितने भी सारे हैं आपको फॉसिल फ्यूल जो बनते हैं असल में ये सारे प्लांट जो जब डाई हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं तो ये सारा जो ये सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे जो ये फॉसिल फ्यूल बनता है जो ऐसे फ्यूल जो है वो कार, एरोप्लेन्स वगैरह में जो है यूज़ होता है। अब यहाँ से पूरा आपका ये जो है ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, जिसमें हमने प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल, ऑर्गन सिस्टम वगैरह सारा जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है।